Good morning. Welcome back. Good morning. After a long holiday. Morning. Good morning. Very good morning, beautiful people. Very good morning. Welcome back in beautiful reading session, Power Book. 2 दिन Power Book पढ़ी अपने आप से किसी ने? Power Points, Mirror Practice. Power Points पढ़े थे. Okay. Power Audio Book सुनी पूरी. Wow. तो मेरा मिस हो गया था, मैंने वो पढ़ा. हाँ जी. आपने पूरी बुक सुन डाली? हाँ, ऑडियो में कल भी आज भी. सुपर बढ़िया है. तो अभी जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर से आपने जैसे पढ़ी सुनी जैसे बुक, तो कनेक्ट हो पा रहा था कि हाँ ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा रिपीट भी हो रहा है ना, और कुछ 1-2 पॉइंट्स से वो भी कैच कर रही हूँ. मतलब रिवीजन हो रही है साथ के साथ ना. हाँ जी, अच्छा लगा ऑडियो सुन के ना, सारा रेपिटेशन हो गया. अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ऐसे एक्सप्लेन करने से क्या फर्क पड़ता है अगर हम लोग सिर्फ अपने आप से भी पढ़ लें या अपने आप से ऑडियो बुक सुन लें? नहीं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है. एग्जांपल्स तो आप ही देते हो ना. ज्यादा हाँ समझ में आता है. मतलब कि फर्क पड़ता है कि भाई एक हम लाइव सेशन में जैसे आपस में सब मिलकर पढ़ते हैं एक वो, और एक बिल्कुल अकेले बैठ के कि भाई कंसंट्रेशन ही नहीं बन पा रही है कि भाई एक पेज पढ़ा दूसरे पेज के बाद उठा के रख दी, यार नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या अजीब सी लैंग्वेज लिखी हुई है. आप हमारी एक्सपीरियंस टीचर हो ना, तो आप जब समझाओगे तो ज्यादा समझ आएगी, जैसे पेरेंट्स हम लोगों को समझाते हैं. नहीं देखो, मतलब कि एक्सपीरियंस तो नहीं, बट हाँ ये कह सकते हैं कि भाई जब एक साथ मिलकर पढ़ते हैं ना तो सबकी एक कलेक्टिव एनर्जी जो काम करती है ना, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन सब चीजों में. और कुछ डाउट्स भी होते हैं, अगर हम खुद से पढ़ते हैं तो कुछ वो डाउट्स जो है वो मन में ही जैसे ना मतलब घूमते रहते हैं, क्लियर नहीं होते. तब जब आप हो तो हाँ भाई कोई है क्लियर करने के लिए, तो वो क्लैरिटी हो जाती है, तो और उसको इम्प्रूवमेंट होती है और समझ आता है. मतलब हम मतलब ये मान सकते हैं कि जितनी भी बुक हम पढ़ रहे हैं इसका हर एक पन्ना जो है हम साथ के साथ पूरा क्लियर करते जा रहे हैं कि भाई कुछ भी अनटच्ड नहीं है इस बुक में हमारा, अभी जितना भी अब तक पढ़ा है. जैसे हम ओशो की बुक पढ़ते हैं और उसमें ओशो जो 3-4 लाइन के बीच बीच में स्टोरी देते हैं ना, तब उनकी बात ज्यादा समझ में आती है. बिल्कुल आंटी. हाँ जी. तो इतना फर्क. हाँ जी. वो थोड़ा उनको एक्सपीरियंस भी है और एग्जाम्पल भी देते हैं बीच में, तो और एकदम हौसला बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है. नहीं कनेक्ट कर पाते हैं ना उसको अपनी लाइफ से, एग्जाम्पल से ऐसे हो जाता है. जब उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी पॉसिबल है. भाई इनके समझाने से थोड़ा गहराई में चले जाते हैं, ऊपर से नहीं रहता मामला. हाँ जी. ये सबके साथ होता है एक्चुअली में. जैसे मैजिक बुक है, जैसे जिस टाइम मेरा सबसे पहला सेशन था, कितने सारे ऐसे लोग थे कि भाई मैंने जब उनको पूछा कि भाई किस किस ने पहले देखी है ये मूवी, तो कितने लोग यही बोलते थे कि भाई हमने कभी ध्यान ही नहीं किया, हमारे घर में मैजिक बुक रखी हुई है, बस उसको पढ़ा और छोड़ दिया, क्योंकि उसकी जो प्रैक्टिस है ना वो कोई भी इंसान खुद करता ही नहीं है. सिर्फ पढ़कर सिर्फ इतना जरूर पता चल जाता है कि हाँ थैंक यू बोलना है, बट कैसे कब कहाँ किसको बोलना है वो कोई कनेक्ट कर ही नहीं पाता. वो आपस में मिलकर पढ़ते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं हर रोज करना ही करना है, तब जाकर सारी चीजें क्लियर होती हैं. तो आप लोगों में से किसने पढ़ी हुई और मैजिक बुक अभी? मेरे को तो पता ही नहीं था बुक्स के बारे में. रितु मुझे तो पहली बार पता चला है. मोनिका. नहीं मैं तो फर्स्ट टाइम ही अटेंड कर रही है ये सब चीज. आपका फर्स्ट टाइम है ये? मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना था बुक्स के बारे में. अब ऑनलाइन मैंने काफी सर्च कर लिया, मैजिक हीरो सब है, पर मैं भी पढ़ नहीं रही हूँ कि साथ साथ ही पढ़ूंगी. हाँ नहीं, कभी भी खाली टाइम मिलता है तो ऐसे पढ़ भी सकते हैं.
बट वही है, जैसे जब फिर यहाँ पर दोबारा पढ़ेंगे ना तो लगेगा ही नहीं कि हमने पहले पढ़ी है ये, अब मतलब बिल्कुल नया, क्योंकि अभी तक समझा नहीं है कुछ भी। साथ में मिलकर बैठ के पढ़ते हैं तो और मजा आता ज्यादा है। इंटरेस्टिंग लगेगा, इसीलिए मैजिक बुक नहीं शुरू की अभी। हाँ नहीं, उसको नहीं करना अभी। आपने सिर्फ जो हम जितना पढ़ चुके हैं ना, आप उसको बार बार जितना पढ़ोगे ना, तो जितना हमने अब तक सीखा है वो सारा हमें अच्छे से बोलते हैं ना, एकदम दिल दिमाग में रच बस जाएगा। हाँ जी। तो जितना पढ़ा है उसको रिपीट करते रहो आप बार बार, तो वो सबसे अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। क्योंकि वंस वी एंटर इनटू द मैजिक बुक ना, तो उसके बाद, क्योंकि वो मैजिक बुक पूरा ऐसे अटेंशन सीकर है हमारी, वो कहेगी कि अच्छा मेरे पास आए हो तो मैं ही हूँ बस, अब तुम्हारी दुनिया में और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी जितना भी है ना, पूरी पावर हमें अपनी इस पावर बुक के अंदर लगानी है। इसके सारे पावर पॉइंट्स हैं, और इसकी पिक्चर्स को जरूर देखना है, इसकी पिक्चर्स। क्योंकि अब आप लोग चलो, जैसे भाई हम बुक में अगर पढ़ रहे हैं खुद, तो इसके अंदर जो पिक्चर आती है ना, हम लोग कभी ध्यान से नहीं देखेंगे कि ये गोल्डन लाइट कहाँ पर दिखाई हुई है, वहां पर जो ब्लैक स्पॉट है वो क्यों दिखाया हुआ है, वहां पर वो ग्रीन पत्तियां आई हुई है उसका क्या मतलब है। हम बस ऐसे ही पन्ना पलट देते हैं कि ये तो वैसे ही पिक्चर दी हुई है। लेकिन इसकी जो पिक्चर्स है ना, वो एक एक बहुत तरीके से डिजाइन की हुई है। अगर देखा जाए ना, तो किसी ने अगर पिक्चर ध्यान से देखा होगा, इस बुक में जितनी भी पिक्चर्स बनी हुई है उसका जो बेस है, बेस देखा है किसी ने ध्यान से? ऑरेंज, हाँ, येलो वर्मिलियन येलो रेड कलर ऑरेंज है। और रेड ऑरेंज, और लाइट येलो। और क्या, और क्या, और कौन? गोल्डन कलर का वो होता है लाइट, हम्म, जो जो शक्ति और है, रेड कलर का शक्ति बेस को है जो शो पूरा भी करता है। शक्ति बैकग्राउंड। है। ठीक है, सबने सिर्फ मतलब कि इतना हम, चलो भाई, चलो ये भी बहुत अच्छा है कि भाई हमने क्या बना हुआ है वो देखा है। लेकिन वो जितनी भी पिक्चर्स है ना, वो बनी हुई कहाँ पर है, वो किसी ने ध्यान से नहीं देखा होगा। वो सारी पिक्चर्स है ना, उसके पीछे का जो टेक्सचर है वो कैनवास वाला दिया हुआ है उन्होंने। हाँ, एक चद्दर सी रहती है जिसपे सारे कलर शो होते हैं, ऐसा लगता है। चादर नहीं, वो जैसे हम ऑयल पेंटिंग जिसके ऊपर करते हैं ना, वो कैनवास का टेक्सचर है उसके ऊपर। कि भाई अगर बहुत कोई गहराई में जाकर अगर उस पिक्चर को मैं देखती हूँ एक बार, है ना, कोई निकालती हूँ इसमें पिक्चर। एक्चुअली वो ना स्क्रीन पे नहीं दिखाई देता इतना क्लियर। नहीं तो मैं मे तो बी बुक इसीलिए के अंदर बोलती हूँ ना ज्यादा कि क्लियर पीडीएफ दिखाई देता खोलो, होगा। उसको जूम करो, और नहीं तो अपना इसको, इसकी बुक्स मंगवाओ आप अमेजोन पर। तो दिल्ली वालों को तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ भी मंगवाने में। हाँ, मैं दिल्ली वाले तो मंगवाऊंगी। माशाअल्लाह हैं भाई, हर ठीक है। काम में आगे आगे रहने के लिए फेमस है पूरी दुनिया में। तो अपनी इसकी बुक अगर मंगवाएंगे, ठीक है, देखो, और जैसे इसमें दिखाई नहीं देगा, अभी कोई पिक्चर आएगी तब दिखाऊंगी। हमने ये तो देख लिया कि भाई रेड ऑरेंज गोल्डन सब कलर्स यहाँ पर आए हुए, लेकिन ये पेंटिंग्स बनी हुई किसके ऊपर है? ये कैनवास वाला वो है टेक्सचर सारे पे। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपकी लाइफ है, आप इसके खुद ऊपर कलर्स जैसी मर्जी पेंटिंग बना सकते हो। कलर्स भर रहे हैं। हाँ, खुद कलर्स भर बिल्कुल रहे हैं। प्लेन प्लेन पेपर भी दे सकते थे ये लोग, बट इन्होंने हम्म। हर पेंटिंग के अंदर, हर पिक्चर के अंदर कैनवस लिया हुआ है, जैसे किसी ने ब्रश से उसके ऊपर किया हुआ। तो हर एक चीज ना बहुत माइन्यूटली देखने वाली चीजें हैं इसके अंदर। डेस्टिनी खुद क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, कि भाई आपका जो मन करता है ना, कि भाई आप इस समय कौन सी फीलिंग में हो, कि भाई आपका कौन सा रंग भरने का मन कर रहा है, तो आपको इस यूनिवर्स ने कैनवस दे दिया है। आपके पास सारे ही तरह के कलर्स हैं, ब्रश आपके हाथ में है, अब आप जो मर्जी चाहे अपनी लाइफ को पेंट कर सकते हो। तो अब जब भी जो अपनी बुक खोलकर देखे ना, तो उसको ध्यान से खोलकर देखना कि कैसे इसमें पूरे अंदर पेंटिंग के लिए कैनवास इन्होंने दिया हुआ है, कि आपकी जिंदगी है, जैसे मर्जी चाहो इसमें वैसा ही चित्र बनाओ और वैसे ही इसके अंदर रंग भरो। ये सब चीजें ना खुद खोजने की होती है, कि हाँ हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं इस शब्द में क्या राज छुपा हुआ है, इस पेंटिंग में कौन सी नई रिडल आ रही है। कि भाई कहीं तो बिल्कुल एक सिर्फ सुनहरे रंग का एक ही वो प्रेम का गोला दिखा देते हैं, कहीं पर हम चारों तरफ से उससे घिरे हुए हैं। क्वांटम एनर्जी फिजिक्स का जो ये लोग पिक्चर्स दिखाते हैं, ये सब चीजें बहुत ध्यान से देखने वाली हैं इसके अंदर। क्योंकि पिक्चर्स देखते हैं तो हमें बहुत अच्छी चीजें
जैसे इसमें जो पिक्चर्स दिखाते कि भाई एक मिली पिक्चर देखी होगी ना सबने, जया बच्चन वाली और जया बच्चन और हाँ अमिताभ, जी, हाँ देखिए। उसका वो गाना है ना, वो लेकर जाती है उनको फेरी टेल कहानी सुनाते सुनाते कि भाई वहां पर ऐसा पेड़ हो कि वहां पर चॉकलेट लगी हो, टॉफीज लगी हो। क्या नाम है गाने का? खूबसूरत मूवीज, खूबसूरत। नहीं नहीं, मिली रेखा है पिक्चर का नमिता। है, अमिताभ बच्चन का। हाँ, रेखा है नमिता। रेखा एक है, वो बच्चों को ना कहानियां सुनाती है, ये उसके अंदर जया भादुड़ी बच्चों को गाना सुनाते सुनाते लेकर जाती है। एक रेखा का भी सॉन्ग ऐसे ही है जो चॉकलेट एंड मतलब पेड़ों हाँ पे वो चॉकलेट लगी तो, हो, समथिंग। वो एक और हाँ, चीज है, बट मेरे को भी ध्यान आएगा तो फिर मैं बताऊंगी। चलो। बात करते करते मैं ये सब चीजें भूल जाती हूँ, लेकिन वो एक गाना हो उसमें इसी तरह का है कि भाई इमेजिन ही तो करना है कि भाई पेड़ पर सेब नहीं लगे हुए हैं, वहां पर चॉकलेट टॉफीज वगैरह लगी हुई है, तो मतलब इतना सुंदर सा वो पूरा सीन उन्होंने क्रिएट किया हुआ है ना। अब सोचकर देखो कि जो पिक्चराइज जो कर रहा है उस सीन को, जो डायरेक्टर है और जो राइटर है, उन सबको भी कहीं ना कहीं सब चीजों की नॉलेज रही होगी, चाहे 0.1% रही होगी कि भाई हाँ पेड़ के ऊपर सेब की जगह हमने चॉकलेट टॉफीज कैसे लगा दी है, या फिर वो तारे लटके हुए हैं कि भाई उनको तोड़ तोड़ कर अपनी झोली में भर लिए हमने। तो जिन लोगों को ये चीजें मालूम होती है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो सब उनको यूज करते हैं अपने विजुअलाइजेशन में। और जितने भी बॉलीवुड में तो खैर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मतलब कि नोन टू है, सब लोग बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं इसको। और यूट्यूब पर ना सर्च करके देखना आप लोग कि कितने सारे सेलिब्रिटीज है, जैसे फरीदा पिंटो का इंटरव्यू है, वो सुनने लायक है। शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कैसे उसने इस सब को यूज किया हुआ है। सिमी ग्रेवाल के साथ जितने भी इंटरव्यूज आते हैं ना, वो मोस्टली इसी पर ही होते हैं। मैंने देखा था वो फ्रीदा पिंटो वाला। इंस्पायरिंग लगा। हाँ, मैं उससे बड़ा इंस्पायर हुई कि बड़ा कॉन्फिडेंस है उसके अंदर लड़की में। मैंने हाँ, रणवीर सिंह का देखा था, कि रणवीर सिंह का जो वो उसको लॉ ऑफ एक, सीक्रेट बुक का बोलता ना वो। हाँ यश चोपड़ा की मूवी में यश शाहरुख चोपड़ा खान का, की हाँ जगह शाहरुख उसको खान का, केक हाँ उसकी सिस्टर ने कि लगा मेरी के दिया था। सिस्टर ने मुझे केक पे गिफ्ट किया था। हाँ, तो ये सब चीजें उन लोगों को मालूम है, तभी देखो कितना मतलब कि उनको नेम फेम मिलता है इतने, मतलब कि एक अच्छी लाइफ ये लोग ऑन करते हैं अपने लेवल पर। तो ये सब चीजें हैं देखने वाली। और एक और चीज कि हमारा ये जो सुबह की चाय के नाम से जो यूट्यूब का चैनल है, वो सबने अपना सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि हम डेली की जो रिकॉर्डिंग है ना ग्रुप पर नहीं डालते हैं उसका लिंक, कि गई अगर आपका सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आप उसको जब भी मतलब आप आपके पास इंफॉर्मेशन उसकी आ जाएगी, जब भी आप यूट्यूब खोलते हैं ना कि भाई कोई पॉइंट मिस हो गया या कुछ दोबारा सुनना है। तो आप लोगों का हो चुका होगा सबका सब्सक्राइब ना? हाँ सब्सक्राइब हुआ है। हाँ जी। चलिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आज के फिर हम ये अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। हमारा कहाँ से, ये जीव विज्ञान में ये वाला हो चुका था ना, जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई। हाँ जी हो चुका। चलो यहाँ से हम इसको दोबारा लेते हैं। कौन रीडिंग कर रहे हैं आज? मैं कर लेती हूँ। ओके, चलिए यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं कि अब देखिए क्या कहते हैं कि सारा हेल्थ के बारे में, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, कि भाई पानी का क्या इम्पोर्टेंस है, खाने की क्या इम्पोर्टेंस है, सब चीजें इन्होंने बता दी। पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, मतलब अंदर का जितना भी हमारा भूगोल है ना, हमारे शरीर का जो ज्योग्राफी है, सब इन्होंने बता दिया। कि भाई क्या कहती है ये बुक कि हमारा जो शरीर है हम उसके राजा हैं, और हमारा शरीर वही करेगा जो हम इसे आदेश देंगे। तो अपने शरीर को जैसा हमने आदेश दिया ये वैसे ही रिस्पॉन्ड करता चला जाता है। अगर हम ये बात समझ लें कि हाँ ये पूरा हमारा साम्राज्य है और पूरी सेना सिर्फ और सिर्फ हमारा ही कहना मानेगी, तो मुझे लगता है लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी, अपने शरीर को समझना, इसको क्या आदेश देने हैं, कैसे इसको कंट्रोल करना है। तो
काफी अच्छा साइंस है। और छोटी सी बात याद रखनी है कि हम अपने शरीर के राजा हैं और पूरा शरीर हमारा साम्राज्य है। अब क्या कहते हैं कि जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है जिससे यह संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। इससे मुझे लगता है कि यह कतई अनिवार्य नहीं है और कुछ समय बाद जीव वैज्ञानिक यह पता लगा लेंगे कि हमारी इस समस्या का कारण क्या है। अब ये क्या कहते हैं कि बायोलॉजी में अभी तक ऐसा कोई भी निर्णय निकाल नहीं पाए जिससे कि ये कह सकें कि हाँ हमारी इतनी मृत्यु निश्चित है और हम इस उम्र पर आकर मर ही जाएंगे, या हमें फलाना फलाना ऐसे कुछ प्रॉब्लम आएगी और हम मर जाएंगे। तो इनके हिसाब से भाई कोई इंसान मतलब कि भाई 60 की उम्र में भी जा सकता है, लेकिन जीने वाला इंसान 100 से ऊपर भी पार कर सकता है, 120 पर भी जा सकता है। और बहुत गहरे जंगलों में जाए, कोई हिमालय की चोटी पर बैठा है, कोई वनस्पति जंगल में बैठा हुआ है, तो वहां पर हमें 200-200 साल के भी बैठे हुए सन्यासी जो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, तो वहां पर इस तरह के भी व्यक्तित्व वाले लोग हमें मिल जाएंगे ढूंढने में। क्यों? क्योंकि साइंस जो है वो कभी नहीं कहता कि इंसान का मरना अनिवार्य है। क्योंकि अब इन्होंने जैसे बताया कि बहुत कई करोड़ों साल पहले इंसान 600-700 साल तक भी जीवित रह सकता था। इतनी इतनी उम्र होती थी, क्योंकि उनके दिमाग में ये नहीं था कि हाँ हमें मरना ही है। अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना एकदम वास्ट हो गया, हर समय हर चीज की खबर होती है, एक छींक आते ही हम लोग गूगल करने लग जाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, ये बीमारी होगी, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे टिश्यूज ही रिएक्ट करेंगे। तो ये क्या होता है, हम हर चीज की बिल्कुल अंदर घुस जाते हैं और हम लोग क्या मान लेते हैं कि हाँ बस 70 साल की उम्र हो गई, अब हम बूढ़े हो गए हैं और अब हम बीमार हो गए हैं और अब हम मरने की तैयारी पर हैं। लेकिन साइंस नहीं कहता कि भाई आपका ऐसा सोचना जो है वो ठीक है। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है तब ये पता चला लेंगे कि हमारी इस प्रॉब्लम का असली कारण क्या है। अब ये जो है ये क्वांटम फिजिसिस्ट जो है वही ये बात बोलते हैं कि भाई जब वही ये बोल रहे हैं कि भाई अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है, ऐसे होता है ना एकदम सॉलिड, अभी तक कुछ रीजन निकाल नहीं पाए हैं कि भाई मृत्यु होती ही होती है, लेकिन रिसर्च चालू है, कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकाल ही लेंगे कि भाई सोच के अभी तक तो यही है कि भाई जितना सोचा है इंसान उतना ही जीता है। चलिए पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं हम। नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिक शास्त्री यदि संभव हो तो अपनी उम्र पर सीमा ना बांधें। यह ना सोचें कि आप केवल इतने साल ही जी सकते हैं। यदि एक व्यक्ति भी उम्र की सीमाएं तोड़ दे तो पूरी मानव जाति के लिए रास्ता खुल जाएगा और सबकी उम्र संबंधी धारणाएं टूट जाएंगी। एक के बाद दूसरा व्यक्ति अनुसरण करेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्र की वर्तमान सीमा के आगे निकल जाएगा तो दूसरे लोग इस पर यकीन कर लेंगे। तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वे भी ऐसा कर सकते हैं और वे ऐसा कर भी लेंगे। यदि आपके मन में यह विश्वास और एहसास है कि बुढ़ापा और कमजोरी अवश्यम भावी है, तो उनका आना तय है। आपकी कोशिकाएं, आपके अंग और आपका पूरा शरीर आपकी धारणाओं और भावनाओं के अनुसार काम करते हैं। इसलिए युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। बुढ़ापे की धारणा आपको समाज ने दी है और आपने इसी के अनुरूप अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर ली है। जिस पर चलना आपके शरीर की मजबूरी है। आप जब चाहें अपनी धारणा बदलकर शरीर की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। तो हमारे की क्या हमारी थॉट प्रोसेस है ना, उसकी प्रोग्रामिंग की हुई है कि इस उम्र में वयस्क बनेंगे, इस उम्र में हमारी थोड़ी सी प्रौढ़ावस्था आएगी, इस उम्र में हम बूढ़े हो जाएंगे, अब हमारी उम्र खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने यही देख देख कर सब चीजें सीखी हैं। लेकिन अगर कोई एक इंसान ऐसा आ जाए जो कि अपने को उम्र से नहीं बांधा हुआ, उसने अपनी उम्र की सीमाएं खत्म कर दी कि भाई हम तो 100 साल तक खूब मस्त और बिंदास जिएंगे, तो एक अगर कोई इंसान ऐसा अगर कर लेता है तो उसके साथ साथ और भी कई लोगों का जो है ना
मेंटेलिटी चेंज हो जाती है कि हाँ, उम्र का कोई बंधन नहीं है, हम भी इसी तरह से जी सकते हैं। जैसे होता है ना कि भाई घर का बड़ा बच्चा कैसा निकल रहा है, हम बोलते हैं कि भाई बड़े बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर होता है पढ़ाई का, कि आप अच्छे बनो, आप पढ़ाई करो, आप अच्छा काम करो, आपको देख के बाकी सब छोटे बच्चे भी सीखेंगे। आप जैसे पढ़ोगे, आप जैसा नक्शे कदम पर चल रहे हो, वैसे ही छोटे बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। सेम यही चीज यहाँ पर काम करती है कि अगर हमारे आगे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसने की सारी सीमाएं लांघ दी हैं उम्र की, और वो अपनी बहुत अच्छी उम्र लेकर अपना शरीर त्यागता है, तो वो क्या करता है, एक रोल सेट कर दिया कि भाई मेरी दिमागी सोच जो थी वो उसने बदल दी कि भाई अभी तो मैं क्या सोच रही हूँ कि हाँ 70-75 की हो जाऊंगी और मेरी उम्र पूरी हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि अरे वाह, फैमिली में तो ये है, इन्होंने तो 100 साल की बड़ी उम्र अपनी अच्छे से पार कर ली, तो मेरा क्या हुआ, मेरे दिमाग की प्रोग्रामिंग चेंज हो गई, मैं फिर से एकदम से एनर्जाइज हो गई कि हाँ मुझे भी 100 साल तक की अपनी उम्र क्रॉस करनी है। क्योंकि ये जो चीजें ये तो हमने देखी हैं, जैसे मैं अपने अगर फादर का देखती हूँ, तो हालांकि जैसे लास्ट टाइम उनका था तो वो थोड़ा सा जैसे बीमार भी हो गए थे, लेकिन बीमारी से 2 महीना पहले का उनका इतना वो था कि भाई उनकी जो हम लोग वीडियो देखते हैं, तो उम्र का कोई मतलब पड़ाव उनके ऊपर नजर ही नहीं आता था, कि वही बनने ठनने का उनका स्टाइल, एकदम चलने फिरने का स्टाइल, बात में वही रौबदार, कि क्या स्टाइल है, कि भाई कोई देखकर कह ही नहीं सकता कि ये इंसान जो है अपना 70 क्रॉस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को बूढ़ा बोला ही नहीं था, उनके मुंह से कभी भी नहीं सुनने में आया था कि भाई हाँ मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। नेवर एट द एज ऑफ 70 भी वो कभी नहीं कहते थे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। वो हमेशा क्या कहते थे, अरे बड़ा मजा, कि भाई उनके अपने ही वर्ड्स होते थे, बिल्कुल जिंदा दिल, एकदम लाइफ, खूब अपना हर चीज, अपने कपड़े बिल्कुल सलीके से खुद प्रेस करना, एक एक चीज की मैचिंग बिठाकर, जूते कौन से होने चाहिए उसके साथ, कैसे गले में मफलर स्कार्फ होना चाहिए। तो ये स्टाइल होता है कि भाई उम्र की सारी सीमाएं अगर हम लांघ पाए ना, तो हम हमेशा बुढ़ापे से दूर रहते हैं। चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं भी और आगे। आप अपनी धारणाएं कैसे बदलें? प्रेम देकर, सीमा, बुढ़ापे या रोग जैसी नकारात्मक धारणाएं प्रेम से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उन्हें बदल लें। जब आप प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, तो हर नकारात्मक चीज खत्म हो जाती है, जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने वाली नकारात्मक धारणाएं भी शामिल हैं। सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है, शारीरिक दीर्घायु का झरना है। इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है। जोजाया गिलबर्ट हॉलैंड 1819 से 1881। लेखक। कि प्रेम सत्य है। हाँ एक मिनट, प्रेम जहाँ पर है वहां पर हमेशा दीर्घ आयु का झरना बहता रहता है, और जहां पर बीमारी है, बुढ़ापा है, दुख है, वहां पर ये सब चीजें किस कारण है, वहां पर प्रेम का अभाव है। कि प्रेम हर जगह को सुंदर कर देता है और प्रेम का अभाव हर जगह को नकारात्मक कर देता है। कि अगर हमें लगे कि हमारे जीवन में दुख बहुत ज्यादा है, हमें लगे कि हमारे जीवन में बीमारियां बहुत ज्यादा है, या हम हर समय बुरी खबरों के ही फोन कॉल रिसीव करते रहते हैं, या फिर हमें सब लोग ऐसे ही मिलते हैं जो हर समय चिड़चिड़ाने वाली बातें करते रहते हैं, या फिर हमें कोसना शुरू कर देते हैं, या फिर हमें इरिटेट करना शुरू कर देते हैं, या कोई ऐसा इंसान मिल गया जिसने कि सुबह से बड़ा पका के रखा हुआ है कि भाई 10 बार तो कॉल कर दिया और ऐसी पकाऊ बातें कर रहा है, ना तो पीछे छुड़ाए बनता है। तो ये सब जब फीलिंग आती हैं, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि शायद हमारी लाइफ में प्रेम की कमी है, कि हमने उसका जो एक परसेंटेज था प्रेम का, पॉजिटिव फीलिंग का, उसको हमने कम कर दिया है, इसलिए हमें इस तरह के एहसास होने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसी सिचुएशंस के बीच में ना पड़े, हमारा इन परिस्थितियों से आमना सामना ना हो, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने जीवन में अपने आसपास लोगों के साथ प्रेम बढ़ा देना है।
क्योंकि प्रेम दीर्घायु का झरना है, क्योंकि ये स्वास्थ्य का जैसे एक गुड हेल्थ का चैप्टर है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर पूरा फोकस दीर्घायु के ऊपर कर दिया है। लेकिन ये वाला जो एग्जाम्पल है ये हर एक लाइफ के सेक्टर के हर एक पार्ट में हमारा ऐड हो सकता है कि भाई जो भी चीज इंक्रीज करनी हो, कि भाई पैसा बढ़ाना है तो पैसे से प्रेम ज्यादा करो, स्वास्थ्य बहुत अच्छा करना है, गुड न्यूज चाहिए, अच्छे लोगों से मेल मिलाप चाहिए तो भी प्रेम उसमें बढ़ा दो, खाना पीना अच्छा करना है, लाइफ लग्जरियस चाहिए, या फिर अच्छे यार दोस्त चाहिए, मतलब जहाँ जो चीज हमें लाइफ में इंक्रीज करनी है, सपोज किसी के पास यार दोस्त बड़े अच्छे हैं, लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, सब चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ बीमारी ने घेर लिया है, तो उसके लिए भी सेम प्रैक्टिस है कि अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने शरीर के लिए हमें क्या करना है, गुड फीलिंग जोन में जाना है। कि भाई सपोज अभी सिर्फ घुटने में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हमें क्या करना है कि उस हिस्से को छोड़ दें कि भाई घुटने में दर्द है कोई बात नहीं, उसके अलावा जो बाकी शरीर का पूरा हिस्से हैं उन सबको अगर हम प्यार करना शुरू कर दें तो वो जो घुटने का दर्द है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे समझते हैं कि भाई अब घर में सपोज 4 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा है वो थोड़ा सा नाराज होकर बैठा हुआ है, तो बाकी के जब 3 बच्चे हैं तो घर में जो बड़े हैं, या सपोज ले लो कि भी माँ है, माँ 3 बच्चों को बहुत प्यार कर रही है, और वो जो बच्चा थोड़ा सा अभी नाराज होकर अकड़ कर बैठा हुआ है कि भाई बात नहीं कर रहा है, वो कोने में जाकर बैठ गया है कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, तो वो कौन है, वो हमारा दर्द वाला घुटना है। और ये जो बाकी के 3 बच्चे हैं ये क्या है, ये हमारा अच्छा शरीर है, जो स्वस्थ पार्ट है कि भाई हमारे हाथ बड़े अच्छे हैं, आंखें बड़े अच्छे से काम कर रही हैं, हमारी हमारे कानों की सुनने की शक्ति वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, सिर्फ घुटने में दर्द है। तो अब जो 3 बच्चे हैं, अब माँ जब उन 3 बच्चों को खूब चॉकलेट खिला रही है, उनसे खूब प्रेम कर रही है, उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुना रही है, उनको नए नए कपड़े ला कर दे रही है, तो वो जो बच्चा सड़ा सा मुंह बनाकर बैठा हुआ है ना कोने में, उसको क्या लगता है, माँ ना इन तीनों बच्चों को तो बड़ा प्यार करती है, मेरे भाई बहनों को बड़ा प्यार करती है, हर समय इनको गोदी में चिपकाए रखती है। तो वो जो बच्चा है ना लड़ाकू सा, वो जो एक तरफ मुंह फुलाकर बैठा है, उसको लगेगा, एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, तीसरे दिन क्या लगेगा कि नहीं, ऐसे मुंह सुजाने से तो मेरा ही नुकसान हो रहा है, मुझे चॉकलेट नहीं खाने को मिली, मुझे नए कपड़े नहीं मिले, मुझे प्यार भी नहीं मिला। तो वो जो बच्चा सड़ा हुआ बैठा है वो भी क्या करेगा, वो भी माँ की गोदी में आकर बैठ जाएगा कि हाँ मैं भी यहाँ पर हूँ, आप मुझे भी प्रेम करो, आप मुझे भी अपने हाथ से खाना खिलाओ। तो कितना इजी सॉल्यूशन है कि बाकी के शरीर के हिस्सों से जब हम बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं तो वो जो घुटने का दर्द अभी हमें परेशान कर रहा है, उस प्रेम के एहसास से वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एग्जाम्पल सेट बैठ रहा है यहाँ पर बच्चे और घुटने का, या बड़ा कुछ अटपटा सा लग रहा है? नहीं नहीं सही ठीक है, बिल्कुल सही सही है। हाँ बिल्कुल सही। हम्म, तो ऐसे हाँ में हाँ मिलानी जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो अब लाइफ के लॉजिक है, किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं, मुझे तो यही ध्यान आया। नहीं क्योंकि ठीक आपका है ना, घुटना एग्जाम्पल ना, यही सही सूट कर रहा है। हाँ घुटना नाराज है तो बस बाकी को खुश कर लो तो घुटना अपने आप खुश हो जाएगा। हाँ, हाँ हाँ। और फिर बीच बीच में कभी कभी लगे कि चल ये लड़ाकू बच्चा है, कभी कभी ऐसा ना हो कि भाई ये बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाए, भाई बहुत ही ज्यादा इसको इग्नोरेंस फील हो जाए, तो उस बच्चे को भी कोई बात नहीं, आज तेरा थोड़ा सा मूड खराब है ना, वैसे तो तू भी अच्छा है, तो हम भी यही बोल सकते हैं कोई बात नहीं, आज से कितने सालों से तो तूने मुझे बड़ा मतलब कि अच्छा चलाया है, पहाड़ों पर भी घुमाया है, वादियों में भी घुमाया है, आज तेरे में थोड़ा सा दर्द हो गया, कोई बात नहीं, तू भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। उस बच्चे को भी ऐसे प्यार करो तो वो भी खुश, बाकी तो बच्चे हैं ही खुश हमारे सारे ही। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्रेम सत्य है। बचपन में आप लचीले और निराकार थे, क्योंकि आपके जीवन के बारे में इतनी ज्यादा नकारात्मक धारणाएं ना तो बनाई थी और ना ही स्वीकार की थी। बड़े होने पर आपने सीमा और नकारात्मकता की बहुत सी भावनाएं और धारणाएं बना ली और स्वीकार कर ली। फलस्वरूप आप लकीर के फकीर और कम लचीले हो गए। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवन को अद्भुत जीवन नहीं कहा जा सकता। यह तो सीमित जीवन है। जो हम आप जी लग बना लेते हैं ना कि अपनी लाइफ में मोनोटोनस सी लाइफ कर लेते हैं, हाँ बस सुबह उठे, फ्रेश हुए, चाय पी ली, फिर जो भी अपना रोटी परांठा है वो खा लिया, फिर काम पर चले गए सड़ा सा मुंह लेके, कि भाई वो
क्लर्की वाला सा लाइफ होती है ना कि बस अपना गए, अपना काम करा और वापस आ गए, मतलब कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है। लाइफ हमारी अद्भुत कब होती है, हमारा जीवन वो कब मतलब कि ऐसे मैग्निफिसेंट होता है जब हमें हर किसी चीज में एक्साइटमेंट लगे। अगर किसी को भी ये लगता है ना कि मुझे अपना जीवन बहुत अच्छा चाहिए, हाँ मैं तो बिल्कुल मस्त लाइफ जीने वाली हूँ, तो क्या करना है, हर छोटी सी छोटी चीज में एक्साइटमेंट ढूंढनी है कि अरे वाह ये भी भाई, अरे वाह आज फिर से हम तो टाइम पर उठ गए, मेरी तो अलार्म घड़ी बंद भी नहीं हुई, बड़े सही टाइम पर ही चली, नहीं तो भाई मोबाइल की बैटरी खत्म हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, साइलेंट पर कर सो गए, लेकिन टाइम पर उठे, अरे वाह भाई बड़ा मजा आ गया, क्या सड़क बढ़िया सुहाना मौसम है, बाहर बारिश हो रही है, चलो अच्छा बढ़िया अपनी अदरक वाली चाय पीते हैं बैठ के, फिर अपना अरे आज तो भाई थोड़ा सा ठंडा मौसम है, चलो चलो आज गीजर ऑन करेंगे, थोड़ा सा निवाया निवाया पानी से नहाएंगे, बड़ा मजा आएगा। तो नहा भी सकते हैं कि भाई बहुत ऑब्वियस बात है कि भाई ठंडा मौसम है तो थोड़ा सा गीजर का गर्म पानी चाहिए, लेकिन एक्साइटमेंट भी तो ला सकते हैं ना कि बड़ा मजा आएगा आज बड़े दिनों के बाद है ना गर्म पानी से फिर से नहाने को मिलेगा, और वो मोगरे की फ्रेग्रेंस वाला जो बॉडी शार जेल है बहुत मजा आता है उसको नहा के, तो ऐसा लगता है बस फूलों के बगीचे में बैठे हुए हैं। फिर नहाने के अपना फीलिंग हो गई, फिर अपना कपड़े पहन रहे हैं, तो कपड़े पहन के शीशे में देखा, अरे वाह क्या लग रहे हैं भाई, बड़े ही अच्छे कपड़े हैं, अलमारी में क्या ठनाठन भरी हुई है अलमारी कपड़ों से, लाल रंग का पहनो, पीले रंग का पहनो, हरे रंग का पहनो, तो हर चीज में एक्साइटमेंट है। नाश्ते में अरे वाह आज फिर से नाश्ता मिल गया, वाह 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 क्या बढ़िया परांठा आए हैं भैया, तो सामने चाय भी अदरक वाली, बड़ा मजा आ रहा है साथ में खा के पी के। तो ये क्या हो रहा है, लाइफ वही है रूटीन वाली, वही उठना है, वही चाय है, वही नाश्ता है, वही नहाना है, वही कपड़े हैं, लेकिन उसके अंदर एक्साइटमेंट का इनपुट ज्यादा है, तो ये क्या हो रहा है, जीवन में सुंदरता बढ़ रही है। और ये शुरू शुरू में ऐसे लगता है कि हाँ नहीं हो रहा, लेकिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन जब लगातार करते हैं ना, तो उसके बाद यही लाइफ अच्छी लगती है, फिर वो बोरियत लाइफ में जाने का मन नहीं करता कि भाई बस उठे नहा धोकर, कुछ ध्यान ही नहीं है आज कौन से कपड़े टांगे हैं बाथरूम में पहनने के लिए, बस पहने बाहर आ गए, फिर अपना काम किया, खाने बैठ गए, फिर मोबाइल में ताक झांक की, फिर अपना लग गए काम पर। ये क्या है, ये बस ऐसी ऐसी सी जिंदगी है, बस ठीक ठाक है, बस चल रहा है चल रहा है। जो लोग ऐसी लाइफ जीते ना वही कहते हैं, जब भी पूछो ना हाल कैसे, हाँ जी ठीक है। जो बोले कि ठीक है हाँ तो समझो कि हाँ एक्साइटमेंट की थोड़ी सी कमी है, जो बोले ना बिंदास है बढ़िया है भाई बहुत मजा आ रहा है, अगर कोई भी इस तरह से सुनते, इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोग अगर ग्रीट करते हुए बोलोगे ना कि हाँ लाइफ कैसी है, अरे भाई बड़ा मजा आ रहा है, तो बढ़िया है, मजा आ रहा है, बिंदास है, ऑसम है, फैंटास्टिक है, जब हम ऐसे वर्ड्स बोलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को ये एफर्मेशंस देते हैं कि हाँ वाकई में हमारी लाइफ बड़ी अच्छी है। अब सपोज कि भी मैंने अपनी किसी फ्रेंड को फोन किया, उसने मेरे से हाल चाल पूछा कि कैसी है, मैंने कहा अरे भाई बढ़िया बहुत मस्त है, बहुत मजा आ रहा है। तो जब मैंने शुरुआत ही ऐसे की, तो नेक्स्ट मेरी 10 मिनट की 15 मिनट की जो बातचीत होगी ना, उसमें सारी में बहुत जॉय होगा, वो पूरी कॉन्वर्सेशन है ना बहुत हैप्पीनेस वाली होगी, उसमें हम लोग कोई नेगेटिव बात ही नहीं करेंगे, मतलब ध्यान ही नहीं आएगा कुछ भी, क्यों, क्योंकि मैंने शुरुआत ही ऑसम वर्ड से की थी कि भाई बड़ी मस्त है लाइफ। तो इसीलिए कि भाई अपने आप को जब हम अच्छे वर्ड्स देते हैं, हम एक्साइटमेंट लेकर आते हैं अपनी लाइफ में, जितनी ज्यादा क्यूरोसिटी होगी, जितनी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी, लाइफ उतने ही अच्छे तरीके से हमारी तरफ आती है और बेहतर रिस्पॉन्ड करती है। ये तो मेरे ख्याल में अब जो हमने लास्ट दिनों में कुछ प्रैक्टिस की है सबको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि हाँ ठीक है बोलने में कितना फर्क है और बढ़िया है बोलने में कितना फर्क है। चलिए पढ़ते हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम करेंगे, प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन की नकारात्मकता को उतना ही ज्यादा खत्म करेगी। जब आप खुश, कृतज्ञ और आनंदित होते हैं, तो आपको यह एहसास होगा कि प्रेम हर नकारात्मक चीज को खत्म कर रहा है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप हल्का महसूस करते हैं, अजय महसूस करते हैं और स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस करते हैं। अतिशय प्रेम करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा, रंग ज्यादा चमकदार दिखने लगेंगे, ध्वनियां ज्यादा स्पष्ट होंगी,
आपके शरीर के तिल या छुटपुट दाग धब्बे गायब होने लगेंगे। आपका शरीर ज्यादा लचीला हो जाएगा। अकड़न और छोटी मोटी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब आप अपने शरीर में प्रेम के चमत्कार होते देखेंगे, तो आपको इस बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी कि प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है। हाँ जी। तो पॉजिटिविटी जो प्रेम की फीलिंग है ना, अब सपोज यहाँ पर दिल्ली में जैसे बड़ा अच्छा मौसम है, 2-3 दिन से बारिश हो रही है, खूब मस्त हवा है अपना, मतलब इतना सुंदर है ना, ऐसे लग रहा है कि भाई यहाँ पर तो है ना बिल्कुल कश्मीर की वादियों जैसी फीलिंग आ रही है। तो अगर किसी की फीलिंग अच्छी है कि भाई बारिश गिर रही है, बारिश में अपना बैठे हैं आराम से, बड़ा मजा ले रहे हैं, बाहर बहुत हरियाली है, तो क्या गाना याद आएगा? टिप टिप बरसा पानी। और अगर किसी को दुख है ना, कोई लड़ाई झगड़ा करके आया है, किसी का मूड ऑफ है, तो क्या आएगा? लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। दोनों ही गाने बारिश के हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बड़े फेमस हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स उस टाइम कैसी है, फीलिंग कैसी है कि भाई पानी का जो वो बारिश की बूंदे गिर रही है, वो टिप टिप गिर रहा है, कि लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, कि भाई आंखों से भी आंसू बहते ही जा रहे हैं। वो बारिश का पानी बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हाँ, ये सारा आसमान ना मेरे साथ रो रहा है। क्यों? जितना मैं दुखी हूँ, उससे ज्यादा ये दुखी है। और जब लेकिन अंदर से हम खुश हैं, तो बारिश होती हुई ऐसे लगता है जैसे मोती की बूंदें आसमान से गिर रही हो, कि भाई सारे पत्ते, हर तरफ इतनी हरियाली है, बर्ड्स हैं, बटरफ्लाईज हैं, छोटी छोटी बर्ड्स, चिड़िया वहां पर आ रही हैं, मतलब हर तरफ सुंदरता नजर आ रही है। लेकिन अगर मन कोई उदास है, तो फिर उसे वहां पर भी दुख ही नजर आएगा कि ये बारिश क्यों हो गई, हर तरफ मच्छर ही मच्छर हो रहे हैं, कितना मॉइस्चर हो गया है, बाहर नहीं जा सकते हैं, घर के अंदर सब कीचड़ कीचड़ आ रही है। क्यों? क्योंकि अंदर से फीलिंग वैसी है, बारिश की सुंदरता देख ही नहीं पाएंगे उस समय। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से ही होते हैं। चमत्कार वही कर सकता है जो नकारात्मकता से दूर रहता हो और प्रेम पर केंद्रित हो। भले ही आप जीवन भर निराशावादी रहे हों, लेकिन यह काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था जब उसकी पत्नी ने उसे यह आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है। तो उसके मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ गया। वह सोचने लगा कि तीसरे बच्चे का उनके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके ये नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी समस्याएं खड़ी कर देंगे। गर्भावस्था के अधबीच में ही उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां आपातकालीन ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाई गई। 3 विशेषज्ञों ने साफ कह दिया कि 23 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुए बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस आदमी ने घुटने टेक दिए। उसने बच्चे के जीवित ना रहने की तो कल्पना ही नहीं की थी। ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने इतना छोटा शिशु पहले कभी नहीं देखा था। शिशु की लंबाई केवल 10 इंच थी और वजन सिर्फ 12 औंस था। नर्स वेंटिलेटर से उसके फेफड़ों को फुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हृदय गति कम होती जा रही थी। विशेषज्ञ ने कहा कि वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पिता के दिल से एक चीख निकली, प्लीज। उसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। बेटे के फेफड़े फूल गए और उसकी हृदय गति बढ़ने लगी। कई दिन गुजर गए। अस्पताल के सभी डॉक्टर कहते रहे कि बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन यह आदमी तो जीवन भर निराशावादी रहा था। अपनी मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। हर रात सोते समय वह कल्पना करता कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। सुबह जागते ही वह ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता था कि उसका बेटा रात भर जीवित रहा। हर दिन उसके बेटे की स्थिति में सुधार होता गया और उसने हर बाधा पार कर ली। आईसीयू में 4 कष्टकारी महीने बिताने के बाद उसका बेटा स्वस्थ और घर जाने लायक हो गया। वह बेटा जिसके बचने की जरा भी संभावना नहीं थी। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। ये हमारा यहाँ पर हो गया है चैप्टर कंप्लीट। अब हमारे आएंगे पावर पॉइंट्स। तो देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, लाइफ की स्टोरी जैसे एक इंसान की इन्होंने बताई है।
अब ये वाला जैसे किस्सा है ना, तो हम सबने वो वाली मूवी देखी है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उसमें वो फरहान जैसे भाई एक कोई पास्ट होता है उनका कि भाई गर्लफ्रेंड का कुछ इशू हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से कभी भी वो ऋतिक रोशन उसको माफ नहीं कर पाता है। तो उस दिन वो क्या कहता है फरहान को कि भाई जिस दिन दिल से माफी आएगी ना, मतलब दिल के ऊपर हाथ रख के फिर माफी मांगना, तब असली मतलब निकल कर आती है अंदर से भावना। अब यही एग्जाम्पल, चलो वो एक सेट का था, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि भाई हालांकि वो पिता कभी चाहता नहीं था कि तीसरा बच्चा जो है वो उनकी जिंदगी में आए, कि भाई एक और जन आ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, स्कूलिंग कैसे होगी, उसका पालन पोषण कैसे होगा, घर भी तो कितना छोटा है ना, उसको एक अलग से फिर कमरा चाहिएगा, तो हर चीज से उसको नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि ये छोटा सा जो नवजात जो बच्चे है, न्यू बॉर्न बेबी है, ये कितना कमजोर है, कितना छोटा सा है, तो उसके दिल से जब दर्द निकलता है कि सिस्टर प्लीज कुछ करो और इसे बचा लो। हालांकि ट्रीटमेंट तब भी बहुत अच्छा हो रहा था, हर चीज बेस्ट मिल रही थी कि भाई जो कोशिश डॉक्टर कर सकते थे वो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसके दिल से वाकई में एक टीस, कि भाई टीस तो नहीं बोलेंगे, कि भाई वो वाकई में चाहता था कि हाँ मेरा ये बच्चा जिंदा रहे, इसे प्लीज ठीक कर दो, तो उसके अंदर से निकली हुई इस फ्रीक्वेंसी ने, इस भावना ने क्या किया, सारा जो सिस्टम अभी तक रिवाइव नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी ये भावना आई, सारा सिस्टम बिल्कुल ऐसे हो गया कि हाँ बच्चा भी धीरे धीरे ठीक होने लगा, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती गई, वो एक अच्छे बच्चे, मतलब कि हष्ट पुष्ट बच्चे में, एक हेल्दी बच्चे में वो, कि भाई 10 औंस का कितना वजन होता है, कि भाई कितना बताया इसने कि भाई 10 इंच का बच्चा, मतलब कि हमारी 1.5 हथेली जितना ले लो, बस इतना सा बच्चा, मतलब देख के भी डर जाए, और ऐसे बच्चे का बच पाना। और ये क्योंकि बुक में जैसे लिखी हुई है स्टोरी, क्योंकि वो बच्चा अभी जिंदा है और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में हर काम कर रहा है, तो इसीलिए उसकी स्टोरी यहाँ पर दी हुई है कि हाँ देखो इस तरह से चमत्कार होते हैं, पिता के उस एक चमत्कारी शब्द ने, उस एक चमत्कारी शब्द प्लीज ने, कि हाँ प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, उसके बेटे को जिंदा वापस कर दिया। जिंदा तो चलो था ही, लेकिन उसके अंदर जिंदगी का संचार कर दिया उसके एक इस प्यार भरे शब्द ने। तो ये कहते हैं कि भाई जहाँ चमत्कार होते हैं ना, हम लोग सुनते हैं कि भाई हाँ वहाँ ये चमत्कार हो गया, या पहले के जमाने में हम सुनते थे इस तरह की चीजें, तो ये सब किस चीज के कारण होती है, सिर्फ और सिर्फ जहां पर होता है कि भाई प्यार ही प्यार ना अपरंपार भरा हुआ है, वहां चमत्कार कभी भी दूर नहीं होते, कि जहां पर ये चीजें भंडार हैं, खजाने हैं जहां पर प्रेम के, वहां पर हर चीज के, हर मनचाही चीज के खजाने दबे हुए हैं इस पूरे संसार में। सिर्फ और सिर्फ हमें आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। हाँ कि भाई आंखें खोलकर देख ली, और अब क्योंकि अब हम सपोज जैसे ये रीडिंग्स कर रहे हैं, अगर अब हमें ये दुनिया अच्छी लगे कि भाई हमें जैसे 20-25 दिन हो गए हैं ये सारी रीडिंग्स करते हुए, अगर हमें लगता है कि वाकई में हमारी लाइफ में बड़ा अच्छा हो रहा है, हम सारा दिन बड़ा पॉजिटिव रहते हैं, हमारा सोचने समझने का तरीका चेंज हो गया, तो ये क्या है, एक तरह से खजाने मिल रहे हैं हमें लाइफ में। मैं उन खजानों की बात नहीं करती है ये बुक, उन खजानों की बात नहीं कि भी सोने चांदी के सिक्के बरस रहे हैं, ये जो अंदर से हम जॉयफुल मूड में रहते हैं, ये जो हर समय हम हर चीज में प्रेम ढूंढते रहते हैं और सबके ऊपर प्रेम बरसाते रहते हैं, ये हमारा असली खजाना है। अगर हम सबको लगता है कि हाँ ये वाली लाइफ हमारी बहुत अच्छी है, तो इन रीडिंग्स के साथ हम हमेशा बने रहेंगे कि भाई जब तक जिएंगे हाँ इन सब चीजों को हमेशा याद रखेंगे। किसी को लगता है कि नहीं ये कोई खजाने नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, तो जिसका जब मन चाहे अपना छोड़ दे इन सब चीजों को, लेकिन ये तो मेरी गारंटी है कि भाई हाँ ये इतना बड़ा, मतलब कि होता है ना जब अलादीन के सामने वो गुफा का दरवाजा अगर खुला हुआ है, उसको अंदर से दिख रहा है बहुत चांदी की सोने की मुद्राएं हैं, बड़े बड़े ऐसे हीरे मोती के मटके भरे हुए हैं, तो मुझे भी अगर दिख रहा है कि मेरे सामने इतने भंडार है, गुफा का दरवाजा खुला हुआ है, अंदर से पूरी गुफा चमक रही है खजाने की तरह, तो फिर मैं क्या पागल हूँ, मैं इसको छोड़कर जाऊंगी? मैं तो कहूंगी नहीं भाई यही दुनिया बड़ी अच्छी है, मैं तो यहीं पर ही रहूंगी, मुझे नहीं जाना इस गुफा के दरवाजे से कहीं और, मैं तो यहीं पर बैठूंगी अपना खूब खजानों का एंजॉय एंजॉय करूंगी मैं तो। चलिए पढ़ते हैं शक्ति के बिंदु। शक्ति के बिंदु।
आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। तो कि भाई अब हम जो ये चीज समझ चुके हैं कि भाई हमारा ये पूरा शरीर है, इसकी हर एक कोशिका कि भाई कितना था इसमें 6 बिलियन लंबा, मतलब कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो हैं पूरे शरीर की। और पूरा सिस्टम है कि भाई एक वो छोटा सा हार्ट है हमारा, वो पूरे शरीर की सारी नसों में इतनी ब्लड सप्लाई हर समय करता रहता है, बिना हमारी किसी भी कि भाई हमने उसको याद किया है या नहीं किया, उसको थैंक यू बोला है कि नहीं बोला, लेकिन उसे अपना काम मालूम है। और वो इतनी लंबी जो नसें हैं कि भाई हर समय उसके अंदर खून के भाई जो ब्लड के रास्ते जा रहा है सबको फिल्टर कर करके वापस के भाई हाँ उसमें से खून बहता आ रहा है और सबको साफ खून वो सप्लाई करे जा रहा है। ऐसे ही हर कोशिका के भाई किसको हमने क्या फीलिंग दी है कि भाई कहीं पर कुछ हमें गैस्ट्राइटिस की फीलिंग आई है, क्यों? क्योंकि खाना खाते हुए शायद हमने कुछ बेकार की फीलिंग लेकर आए हुए, या फिर एसिडिटी हो गई है खाना खाते हुए, पता नहीं किससे हम फोन पर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, या फिर कोई डरावनी मूवी देख रहे थे, या फिर कोई वायलेंट सीन नेटफ्लिक्स पर हम देख रहे थे, उसको देखते देखते हमने खाना खाया था। तो हमारी जो फीलिंग्स है ना वो हमारी इन सब कोशिकाओं का समझ लो कि खाना है, कि हम उनको जैसा खिला रहे हैं वो वैसा ही रिएक्ट कर रही है। जो रोटी सब्जी हम खा रहे हैं वो हमारे पेट का खाना है, लेकिन जो हम सोच रहे हैं उस समय वो हमारी कोशिकाओं का खाना है, कि हम जैसे उनको फीलिंग दे रहे हैं वो वैसा ही रिएक्ट कर रही है हमें। बहुत सिंपल सा साइंस है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी, सिर्फ ये है कि भी फीलिंग्स हैं वही रिएक्ट कर रही हैं हर तरफ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती हैं। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। तो ये चीज सबको मालूम है कि जैसे जो हमारा ये जो दिमाग है ना, कि भाई मैं अगर अपनी उंगलियां हिलाना चाहती हूँ कि भाई मुझे अपने उंगलियों से अपने हाथ से अपने स्पेक्स उठाने हैं, तो मेरे हाथ को नहीं मालूम है कि वो उठाना चाहता है या फिर मुझे उसकी जरूरत है। किसको मालूम है? मेरे दिमाग को। पहले मुझे दिमाग में विचार आता है, फिर मेरा दिमाग मेरे शरीर को आदेश करता है कि हाँ मीनाक्षी को स्पेक्स चाहिए, उसके लिए उठा दो। क्योंकि उंगलियों में दिमाग नहीं है, दिमाग यहाँ पर है, वो आदेश करता है। ठीक है, तो ऐसे ही पूरे शरीर का आदेश चलता है। ये मतलब कि जो हमारे शरीर का जो भूगोल है, जो साइंस है, वो ये चीज कहता है कि भाई आपका दिमाग, कि भाई आपको चलना है तो आपका दिमाग उसको आदेश देगा। जैसे थोड़े से जो कहीं पर मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, वहां पर यही दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके कंट्रोल में नहीं होते, कि भाई सोच इसमें कुछ और आ रहा है और हाथ पैर या शरीर के और जो मतलब कि हिस्से हैं वो कि भाई थोड़ा सा स्लो हो जाता है, कि भाई सोचा कि हाँ खाना खाना है, लेकिन हमारा क्या है, जैसे ही सोचा वैसे ही साथ के साथ रिएक्ट कर देता है, मतलब कि सेकंड भी नहीं लगता है चीजों को रिएक्ट करने में। लेकिन जहाँ थोड़ा सा मेंटल हेल्थ इशू होता है, वहां पर जब वो सोचा तो शायद उसके 10 सेकंड बाद या शायद 20 सेकंड बाद या शायद 10 मिनट के बाद ध्यान आएगा कि हाँ खाना खाना है, तो उसके बाद वो एक गस्सी तोड़ेंगे और फिर उसको खाएंगे। तो ये सिस्टम होता है कि भाई हमारा ये जो दिमाग है ना, कि भाई ये सम्राट है और बाकी हमारा सारा साम्राज्य है। तो पूरा शरीर के भाई अब ये जो मेरा दिमाग है क्या आदेश दे रहा है कि स्पेक्स उठाने हैं। अगर इस दिमाग में कुछ और फितूर चल रहा होगा तो फिर वो कि भाई गुस्सा आ रहा है तो फिर वो ये भी बोलेगा कि हाँ ये अंग आ रहे हैं तो इसको पकड़ ले। क्यों? क्योंकि तुझे सामने वाले इंसान के ऊपर फेंकने हैं। तो हो गई ना मैं अपने शरीर की मालकिन, कि मैंने क्या आदेश दिया है कि मुझे अपना चश्मा उठाना है या खिले हुए गुलाब के फूल उठाने हैं, कि जो जलते हुए अंगारे हैं वो उठाने हैं हाथ में। फूल उठाया है तो खुशबू आएगी, लेकिन गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर तो जलते हुए अंगारे उठाए हैं तो हाथ ही जलेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि भाई अपने शरीर को आदेश दो क्योंकि आप इसके सम्राट हो। जो आदेश दोगे वही ये आपकी सेना मान लेगी। आगे। जब आप किसी अनचाही चीज के
नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। अभी जैसे मैं बता रही थी कि भाई दिल्ली में इतना अच्छा मौसम है, तो जो मेरा भतीजा है वो आया जैसे कल भी कि भाई आके परसों, हाँ मुझे कहता है कि देखो बालकनी में कितना अच्छा लग रहा है। वो आप है ना इधर से खड़े होके देखो, ऐसे लगेगा आपको कि आप है ना रिजॉर्ट में बैठे हो। देखो पीछे की ग्रीनरी कितनी सुंदर लग रही है, सारे पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो यहाँ पर है ना ये वाली बर्ड भी आई हुई है। तो उसको भी मतलब कि भाई बच्चे तो खैर होते ही बहुत सुंदर है कि भाई मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल वही लैंग्वेज बोल रहा है जो मुझे पसंद है, कि आप इधर आकर देखो, आप इधर से बैठकर देखो, आप वहां से ना कि भाई इस एंगल से आप देखोगे तो ग्रीनरी कुछ और नजर आएगी, इस एंगल से देखोगे तो ग्रीनरी कुछ और नजर आएगी। तो उसने मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़ा किया कि आप यहाँ खड़े होकर देखोगे ना, आपको बिल्कुल रिजॉर्ट वाली फीलिंग आएगी, ऐसे लगेगा आप बड़ी अच्छी सी जगह ना घूमने गए हो। मैंने कहा वाह भाई वाह, क्या तेरी तो पारखी नजर है, तूने तो मजा कर दिया। मैंने कहा बैठे बैठे, मैंने कहा लॉकडाउन में तूने रिजॉर्ट की हमें तो पूरी फीलिंग करवा दी। तो वो भी खुश कि हाँ बुआ को बड़ा मजा आ रहा है। तो पूरा दिन फिर जब भी बाहर देख रही थी ड्राइंग रूम में बैठ के सोफे के ऊपर, कितना अच्छा मौसम है कि भाई सारे पेड़ पौधे ऐसे चमक रहे हैं एकदम, कि भाई जैसे वो होता है ना कि भाई अभी अभी नए नए गहने खरीद कर लाए हो और देख देख के खुशी हो रही हो। बिल्कुल ऐसी सुंदरता बाहर चमक रही थी। तो देखने की नजर है कि भाई हम किस चीज को अपना प्रेम दे पा रहे हैं, और जितना हम प्रेम दे रहे हैं हमारा शरीर भी उतना ही खुश हो रहा है। कि भाई मेरी आंखें खुश हो रही हैं कि ये हरियाली को देख के कितनी खुश हो रही है, मेरा दिल भी खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि आंखें खुश हो रही हैं, फिर दिल भी खुश हो रहा है, और अंदर अंदर धीरे धीरे सारी ही फ्रीक्वेंसी वैसी आ रही है। जितना ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, पूरा शरीर ऐसे होता है ना, रोम रोम खुश हो गया है इस प्रकृति की हरियाली को देखकर। तो ये फीलिंग हम कहीं पर भी किसी अच्छे दोस्त से मिलकर हमें ऐसी फीलिंग आ सकती है, कोई बहुत अच्छी अपनी मनपसंद चीज खाकर ऐसे खुशी हो सकती है कि भाई वाह बनाने वाले ने क्या बनाया, ऐसे लग रहा है कि बस उंगलियां चूम डाल, हाथ ही चूम डाले बनाने वाले के। तो सारा का सारा फीलिंग्स का गेम है ये। किसी भी चीज में हम सुंदरता और प्रेम ढूंढ सकते हैं। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती हैं, इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। ये तो हमारा आई थिंक हम लोग सब प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, सब लोगों को ध्यान रहता है हर रोज करना कि सुबह उठे आंखें खुली हैं तो परमात्मा को धन्यवाद दें कि हम सब लोग आज फिर एक और अच्छे दिन को एंजॉय करने के लिए जिंदा हैं। अपने जिंदा होने के लिए धन्यवाद देना है। अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। हाँ, जो वो गुस्सैल बच्चा है ना कि भाई उसको, वो बहुत एनर्जी खा रहा है कि भाई उसको इतनी देर हो गई मनाते हुए, भाई सुबह से शाम तक उससे मनाए जा रहे हैं, अरे बेटा आ जाना इधर, अरे बेटा आ जाना, गलती हो गई माफ कर दे, नहीं नहीं तुम जाओ, तुम पड़े रहो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं तो आऊंगा ही नहीं। तो वहां उतनी एनर्जी देने की बजाय क्या करना है, जो और बच्चे जो प्रेम से मिल रहे हैं ना, तीन जो आपकी तरफ देख रहे हैं, हाँ ये माँ आएगी कब हमें बढ़िया अपना खाना बनाकर खिलाएगी, तो उस उनको ज्यादा ध्यान दो। ऐसा ना हो कि वो एक गुस्सैल बच्चे के चक्कर में ये बाकी तीनों बच्चे भी उदास होकर नाराज होकर सो जाएं। तो इससे पहले कि वो बच्चे उदास हों तो उनकी तरफ हमें ध्यान देना है। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा प्रेम देना है। महज 51% प्रेम भी तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। तो ये हमारा जो फीलिंग चार्ट है, सबके फोटो स्कैन हो चुकी हैं, सबने प्रिंट आउट लगा लिए हैं होपफुली। ड्राइंग रूम में, किचन में सबसे पहले लगानी है, फोन में जिसको भी जो भी हम ना पीडीएफ सेव करके रखना है, अपना होम स्क्रीन पर सेव करके रखना है, या फिर वॉलपेपर लगाना है व्हाट्सएप का, व्हाट एवर इट इज। बट फीलिंग चार्ट बिल्कुल अब तक तो वैसे मेरे ख्याल में सबको याद भी हो गया होगा कि अबव द लाइन कौन कौन सी हमारी फीलिंग है, ये इसकी ट्रेसिंग हो जानी चाहिए हमारी आंखों के अंदर। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें।
इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार करें। विचारों में मतलब क्या उल्लेख करना है? सपोज ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई आज जब सुबह हम सोकर उठे तो तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही थी, कि भाई ऐसे लग रहा था कि कुछ जुकाम है, कुछ हरारत हो रही है, या फिर थोड़ा सा कहीं पर बॉडी एक फील हो रहा है। तो क्या करना है कि भाई ऐसे नहीं करना कि उसको इतना ज्यादा हम पोषण दे दें कि वो बीमारी हमारी वाकई में बीमारी ही बन जाए। कि भाई किसी का फोन आया, सबसे पहले हम बताते हैं कि आज सुबह हम उठे तो हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि बीमारी के बारे में बात करना ना, ये सबसे बड़ा फैशन है। आज का भी है और पहले भी था, और अब तो बहुत ही ज्यादा हो गया। गूगल देवता ने सबकी बड़ी हेल्प की हुई है कि कोई छोटी सी छींक है वो कितनी बड़ी है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, हमें उन सब की तरफ बहुत ज्यादा, कि भाई एक तरफ कोई एक कि भाई अगर नेगेटिव फीलिंग को हम क्या लेते हैं कि भाई एक राक्षस बैठा है, तो हम क्या चाहेंगे कि राक्षस को खाना खिलाएं, उसको खिला पिला के खूब चुस्त तंदुरुस्त कर दे, ताकि फिर वो एक दिन हमें ही खा जाए। नहीं, हमें क्या करना है, वो जो राक्षस है उसको खाना नहीं खिलाना, उसको भूखा मार देना है। खाना ही नहीं देंगे तो एक दिन वो खुद ब खुद मर जाएगा। तो अपने बातों में, अपने विचारों में, कि भाई हम किसी से कुछ भी शेयरिंग कर रहे हैं तो सिर्फ अच्छी बातों की शेयरिंग करनी है। हमें नेगेटिविटी की या फिर बीमारियों का तो कहते हैं बिल्कुल मुंह से नाम ही नहीं निकालना है कि आपको कुछ हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कि भाई सुबह उठे थे, तब आंख खुली थी, जिंदा थे, सांस चल रही थी, खुश रहने के लिए इतनी खबर बहुत है। ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो सिर्फ उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। हम्म। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में सच करके वैसी ही परिस्थितियां बना देगा। ये हमारी जो शरीर को लेके, उम्र को लेके, बीमारियों को लेके जो हमारी मान्यताएं होती हैं, जो धारणाएं हमने बनाई हुई हैं सोसाइटी को देख देख के, कि हाँ 50 क्रॉस हो गए, अब तो सारे के सर के बाल बिल्कुल सफेद हो जाएंगे, या फिर हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, या फिर कि भाई कैसी भी प्रॉब्लम होती है कि भाई सोच सोच के बनाया कि भाई मेन्योपॉज होगा तो फिर शरीर हमारा फैल जाएगा, शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, शरीर का बनावट जो है वो बिगड़ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता कि भाई सारा बुढ़ापा, सारी कि भाई बीमारियां हमारी सोच के कारण हमें आती हैं। कि भाई हाँ, ऐसा ऐसा सुना है कि भाई 45 हो गई है, चलो अब तो चश्मा लगना ही लगना है। लग जाए, कोई बीमारी मतलब कि कोई उसमें खराबी भी नहीं है, साफ सुथरा दिखाती है, स्क्रीन पर पढ़ने में मजा आता है, बुक आराम से पढ़ लो। लेकिन धारण नहीं करना है मन में कि ऐसा होगा ही होगा। अभी जैसे है इसमें, मतलब शायद मैजिक बुक में आता है, किसी का एग्जाम्पल भी है कि कैसे उन्होंने प्रैक्टिस करके अपनी विजन पावर को ग्रेटिट्यूड दे दे के, प्रेम दे के, थैंक्स गिविंग करके, और किस तरह से अपनी नजर का चश्मा उतार लिया था। इस तरह की भी उसके अंदर प्रैक्टिस है एक। तो ये क्या कहते हैं कि धारणाओं को तोड़ेंगे तो हर चीज ठीक हो जाएगी। कि भाई मरते दम तक, कि भाई अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे 100 साल तक रहना है, और जैसी अब मैं दिखती हूँ मुझे बिल्कुल ऐसा ही दिखना है, तो मैं बिल्कुल वैसी ही रहूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने धारण नहीं किया हुआ है, मैंने कोई मान्यता नहीं बनाई हुई है कि हाँ जो मुझसे पहले वाली पीढ़ी थी वो तो ऐसी ऐसी दिखती थी, मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वैसे ही रहूंगी 100 साल तक भी, जैसा कि मैं चाहती हूँ। आगे पढ़ते हैं। युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। हम्म आपका शरीर आपके मन चाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। हाँ जी, बस बार बार वही रिपीट कर रहे हैं कि भाई कोई भी जो हमने, भाई मान लो कि भाई हमने तो बचपन से यही सुना है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है तो उन धारणाओं को तोड़ने का टाइम आ गया है। कि भाई जो भी सोचा है, जो मन में फिक्स किया हुआ है कि ऐसा ऐसा होता ही है, तो ट्राई करके देख लो भाई। बुक बता ही रही है ना, सीधा साइंस इसने बता दिया है कि आप उन धारणाओं को तोड़कर इस तरह से मानना शुरू कर दो
कि हाँ ऐसा जो है कि भाई मैंने अगर सोचा है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूंगी, मैं हमेशा अपने शरीर को बहुत कृतज्ञता देती हूँ, मैं अपने बॉडी पार्ट्स को बड़ा प्रेम देती हूँ, मैं सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड करती हूँ, तो मेरा शरीर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अगर ये सोच लिया है कि नहीं हमने तो यही सुना है, हमने तो यही सीखा है, तो फिर वैसा ही होगा। तो अपना शरीर खुद मालिक हो, खुद ही सम्राट हो। ये तो सिर्फ सेना है, जैसा आदेश देंगे वैसा वैसा आदेश का पालन होता जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच सरिता फॉर रीडिंग आउट सो नाइसली। थैंक यू एवरीवन। चलिए, हमारा ये हेल्थ का जो चैप्टर है ये हो गया है कंप्लीट। फीलिंग आ रही है कि हाँ हम अपने शरीर के राजा हैं, और हम कम से कम यहाँ पर जो हम लोग बैठकर सुन रहे हैं वो आज जैसे दिख रहे हैं ना, 50 साल के बाद भी वैसे ही दिखेंगे। ठीक है, कोई धारणाएं किसी को डेफिनेटली। किसी ने सुना हुआ है कि भाई हमने ऐसा सुना हुआ है कि भाई हमारा तो ये सोचना है, कोई परसेप्शन, कोई मान्यताएं हमारी, कोई भी एक एग्जांपल, क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ होती हैं, किसी ने कुछ सुना हुआ हो कि ऐसा ऐसा होता ही है, तो वी कैन डिस्कस अपॉन दैट पॉइंट हाँ ये तो सुना है कि वन बाय वन। फर्स्ट चलिए सोनिया आप बताइए। यही सुना है कि मतलब कि मेनोपॉज जब आता है तो मतलब उस चीज में मतलब बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है। हम्म, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पहले लगता था कि डर लगता था कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे बस वही। देखो मेन्यूपोज क्या होता है, ये जैसे इसको हम सबसे ज्यादा ना डिग्रेड करके लेते हैं इस चीज को, बट आप ये सोचो कि यही तो एक मतलब मेथड है जिससे ये पूरी सृष्टि चलती है। भाई उन औरतों से हम पूछें जिन्हें ये आता ही नहीं है, वो बेचारे बच्चे ही नहीं पैदा कर पाती हैं। ये तो है। तो जो मतलब कि परमात्मा की इतनी बड़ी रचना है, उसको हम इतनी नेगेटिव फीलिंग कैसे दे सकते हैं। मतलब मैं तो हैरान होती हूँ देखकर कि इसको इतनी गिल्टी वाली नजरों से देखते हैं कि भाई हम दो नहीं, चार जनों के बीच में बैठे हैं तो हम उसके लिए बातें नहीं करते। अगर ये जो धारणा है ना कि भाई इसके बाद हमारा वेट बढ़ जाता है, आप अभी से अपने उस मेन्यूपॉज मतलब कि अपने साइकिल को लेके, पीरियड वाला साइकिल को लेके ना, आप उसको थैंक्स गिविंग करो कि भाई हाँ हमें ये आता है तो इसकी वजह से हम अपने मतलब कि हमारे इतने प्यारे बच्चे हुए हैं। आप उसको इस तरह से कृतज्ञता दो। मतलब ये बहुत बेकार की धारणाएं बनाई हुई है कि ऐसा ऐसा होने से कि भाई ये रुक गया, उससे क्या होता है कि अभी क्या है, ये रिसाइकिल वाला एक टाइम होता है कि भाई जब भी पीरियड्स आते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी डाउन होती है, और जैसे ही टाइम पूरा हो गया हम फिर से एक बार फिर से रिवाइव कर जाते हैं। तो ये रिसाइकलिंग का टाइम होता है, और जब वो रुक जाती हैं तो कहीं ना कहीं होता है कि भाई साइंस है ये सिर्फ कि भाई बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वजन बढ़ जाएगा या थुल हो जाएंगे हम, या फिर पेन रहने लग जाएगा हमें, शरीर का ढांचा बिगड़ जाएगा, वो नहीं है ये नहीं मतलब। और कुछ नहीं सोचा था, जैसे गिल्ट भी नहीं है किसी चीज का, लेकिन बस खाली वही था कि ऐसे में वेट गेन नहीं होना चाहिए, बस और कुछ गिल्ट नहीं था कि इस चीज के लिए। नहीं तो आप इसी को लेके ना, आप इस चीज को लेके अपने मतलब कि भी इस साइकिल को लेके ना आप इसको भी ग्रेटिट्यूड दो कि हाँ आपके पास ये फैसिलिटी है कि भाई आपको ये मतलब पीरियड्स आते थे, तो मेन्यूपॉज की तरफ आपको जाना ही नहीं है ना ध्यान, आप सिर्फ अपने बच्चों ठीक को है। लेके उसको धन्यवाद दो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक मतलब कि परमात्मा ने साइंस बनाकर दिया हुआ है कि भाई इससे पूरी सृष्टि की रचना होती है। और ये पता नहीं क्योंकि हमारे जो अगर देवी देवताओं के टाइम में अगर हम जाकर देखें ना, तो उस टाइम सिर्फ क्योंकि औरत की एनर्जी की भाई उस टाइम वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है, बहुत सेंटिमेंटल होती है, उसका जो शरीर कंपैरेटिवली कम काम करता है उस समय कि भाई अभी तो वो भाग भाग के सुबह से शाम तक 12 घंटे काम कर रही है, लेकिन जब पीरियड्स का टाइम आता है तब उसके शरीर की एनर्जी थोड़ी सी डाउन होती है, तो उसको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि आप आराम करो, आपको आराम की जरूरत है, जब आप ठीक फील करोगे तब आप आके काम करना। ठीक है, और टाइम बीतते बीतते
सिर्फ उस समय, क्योंकि अब तो चलो भाई इतनी सारी फैसिलिटीज आ गई कि भाई आप आराम से अपनी चीजें यूज करके और अपना सोसाइटी में कहीं घूम सकते हो, जा सकते हो। उस टाइम ये सब फैसिलिटीज भी नहीं होती थी, इसलिए उनको बोलते थे कि भाई ये सब चीजें आपको अनईजी ना लगे तो आप एक तरफ बैठ जाओ। तो दीदी हम इस तरह से भी तो सोच सकते हैं ना मेनोपॉज के लिए कि भाई हम बड़े कंफर्टेबली हमारे खत्म हो गई हैं और हम और ज्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी फील हो रहा है, ऐसे भी तो ले लें जब मेनोपॉज का टाइम पता आ रहा है तो। वो भी ले सकते हो, बट आपको उस वर्ड के ऊपर जाना ही नहीं ना। आप तो सिर्फ ये बोलो कि भाई हाँ जब तक चले तब तक बहुत अच्छा था, हम बहुत एनर्जेटिक रहते थे, कि भाई होता है ना एक प्रेमपूर्ण विदाई वाला जो होता है, हाँ जी हाँ जी। सिर्फ उसके लिए पॉजिटिव रहो कि भाई पीरियड्स के लिए पॉजिटिव रहोगे, मेनोपॉज की तरफ ध्यान ही नहीं जाना, वो चाहे चल रहे हैं चाहे बंद हो रहे हैं, हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो ठीक। इसके लिए जो मैं बता रही थी कि भाई देवी देवताओं के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो मंदिर में नहीं जाएंगी या वो किचन में नहीं जाएंगी, वो सिर्फ उनको कंफर्ट जोन में रखने के लिए कि भाई आपको आराम मिले, इसलिए उनको एक तरफ बिठाते थे। ये तो जो हमारे बाद में ये धर्मशास्त्री आए ना, इन लोगों ने साइंस बना दिया कि औरत अशुद्ध हो जाती है, उसको किचन में नहीं जाना, उसको किचन वहां पर मंदिर में नहीं जाना। देवी देवताओं के टाइम में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, क्योंकि इससे पूरी सृष्टि चलती है। ठीक है, और धीरे धीरे ये सब चीजें चली तो सब चीजें मतलब रूप ही बदल के रख दिया कि भाई बात करने में ही सोसाइटी में शर्म आती है कि भाई घर में 4 लोग बैठे हैं तो हर टॉपिक चलता है, वैसे कि ये वाला टॉपिक नहीं डिस्कस होना चाहिए। अरे बेवकूफों, किसी को ये नहीं मालूम है कि ये नहीं हो तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। बट सोसाइटी ऐसी है। बट अब जो जनरेशन है मैं देखती हूँ बच्चे बहुत ओपन अप है इन सब चीजों के लिए, वो लोग फिर भी आपस में करते हैं। मतलब हमारे जो दिमाग की सड़न है ना वो कम से कम बच्चों को नहीं छुई हुई है, तो कम से कम कुछ अच्छा होगा। जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं बोला कि भाई पूछना ही नहीं है कि भाई कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, हालांकि उसकी तबीयत खराब होती है तब पता चल जाता है। बट ऐसा नहीं है कि भाई हाँ कि भाई मतलब कुछ भी पूजन हो, वो हर एक चीज में इक्वली पार्टिसिपेट करती है। सिर्फ ये कि भाई ये कि ये मेडिकल ये ट्रीट वो मतलब कि प्रोसेस है जो आता है और चला जाता है, बाकी पूरा लाइफ का सिस्टम बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं आएगा कि भाई आज घर में पूजन है तो आप एक तरफ बैठ जाना, बेटा मत आना, ये मत करना, नहीं, कभी भी नहीं। तो ये एक औरत के होने का एहसास होता है। तो इसको देखने का अगर नजरिया हम बदले ना तो दुनिया बहुत सुंदर है हमारी, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके आगे ना हम अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो हम कहते हैं ना कि पीरियड्स के टाइम वहां पर मंदिर में नहीं जाना, ये सबसे गलत बात है। ये भगवान की देन है, भगवान क्यों कहेगा कि बेटा तू मेरे पास मत आ, कभी भी नहीं कहता वो। अगर किसी को इस चीज पर ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा तो अपने पुराणों में भी उठाकर देख लेना कि इस चीज को कभी किसी ने बुरा नहीं बोला। ये हम इंसानों की मनगढ़ंत बातें हैं, दिमाग का गंद है जो निकाल के सोसाइटी पर डाला हुआ है हमने। ठीक है, और बताइए, और किसी का कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ भी है तो। मोनिका, तुमने बच्चे को डांटना छोड़ दिया नेल बाइट के ऊपर? नहीं, एक हफ्ते से तो मौज मस्ती चल रही है। आज मैंने बोला मैं थोड़ा सा तो पढ़ लो बेटा भूल जाओगे नहीं तो पढ़ाई। कुछ भी कर लो, अंदर की माँ है ना वो जागी जाती है। बस 5 मिनट्स का वो चला, थोड़ा सा ड्रामा और फिर खत्म। मतलब मैं अगर ये सोचूं कि भाई मैं अपनी लाइफ में चाहे मेरे को 7 बजे उठना है, नहीं उठनी तो फिर मैं 10 बजे भी नहीं उठी, मैं अगर ये सोचूं कि मेरी माँ खड़ी है मेरे सर के ऊपर कि भाई तू उठ जा, उठती क्यों नहीं है, घर का काम पड़ा है, नाश्ता बनाना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, तो मेरे को कैसा लगेगा? अरे मेरी माँ, मैं तो रात को 2 बजे सोई थी, तुझे क्या पता, सोने दे, क्यों मेरे सर पर खड़ी हुई है। लेकिन हम तो मस्त हैं, क्यों? क्योंकि हम तो पेरेंट्स हैं, हम तो बड़े हो चुके हैं, अब हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है पढ़ाई की, तो हम तो सो सकते हैं आराम से। लेकिन क्यों? बच्चे हमसे नेक्स्ट जनरेशन में, तो उनके ऊपर तो डोमिनेट करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे वो बच्चे तो बिल्कुल ही अब वेकेशंस में ऐसे हो गए हैं कि सोते रहो खाते रहो बस लेटे रहो, बैठते तक नहीं है। मैं सोचती हूँ स्कूल जाएंगे तो बैठना तो नहीं भूल जाएंगे। मतलब अभी जो इंजॉयमेंट का टाइम है ना तुम उसे और बर्बाद कर डालो, अभी जो ऐसे इंजॉय करने दो।
और जब स्कूल का टाइम आएगा तो वो उससे भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब भी कह रही हूँ पर एक वो रिमेम्बर करवा देती हूँ कि होमवर्क रहते हैं कर लेना। तुम्हें कोई याद दिलाने आता है कि तुम खाना बना लो, खाना बनाने का टाइम हो गया है, नाश्ता बना लो, नाश्ता बनाने का टाइम आ गया? आपको पता है ना, आप बना ही देते हो। उनको भी पता है कि उनको जब करना होगा तो कर लेंगे। उनको भी तो अपनी इज्जत प्यारी है भाई, दोस्तों के बीच में क्या शक्ल दिखाएंगे कि तू कितने लाया, 50%, ओ हो, तू तो पढ़ता ही नहीं है। वो भी अपनी इज्जत प्यारी है उनको, वो भी अपनी जगह सब काम कर रहे हैं, सब बढ़िया बच्चे हैं। बच्चों के ऊपर क्यों डाउट करते हो, इतने बढ़िया स्मार्ट बच्चे हैं। मतलब आज बच्चे जिस एज में हैं, हम लोग अपने आप को उस एज में ले जाकर देखे तो हम तो कितने डम्बो हुआ करते, बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं। और बाकी सब चीजों में तो है ही स्मार्ट, बस पता नहीं किताबें क्यों नहीं खोलते, अब क्या करें। अपने आप को सुधार लो, बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। दिमाग में बस हाँ जी, बच्चे में मैंने कहा अपने आप को सुधार लो, बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे, बच्चों में कोई कमी नहीं है। यही सोच के चुप बैठी हुई हूँ अभी तक तो। बस बच्चे जितने सुखी रहेंगे, जितने आनंद में रहेंगे, उतनी ही ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। आप इस चीज को बांध लो अपने पल्लू से। ये ना डॉक्टर बनाने वाली। ये कौन था भाई? ये मोनिका जो बोल रही है ना, बिल्कुल जैसे मेरे घर की कहानी लग रही है। ये तो मेरी डॉटर हंस रही कहती मम्मी ये बिल्कुल आप। अच्छा, वो पीछे से पूछ रहे हैं यही चाहते थे डॉक्टर बन जाएगी है ना। सब घर की एक ही मेरा बेटा तो खुश था, मैं कुछ नहीं कह रही। मोनिका ये हर घर की कहानी है, सिर्फ तुम्हारे घर की नहीं, हर घर की कहानी है ये। हाँ। कहीं कम कहीं ज्यादा। तुम्हारे ना सबके बच्चों को ना मैं मैजिक बुक करवा देती हूँ एक एक बार ना। लाइफ मत जाएगी। बहुत अच्छा। बच्चों का सेशन ले लो आप एक ना, मैं कहती हूँ। हाँ मैं तो कह ही रही हूँ ना, सब बच्चों को मैजिक बुक करवाऊंगी, उनको इतना पता चल जाएगा कि भाई एक चैप्टर जो आज हमने पढ़ा है, जो हमारी टीचर ने आज एक क्लास ली है ना, उसको ताम्र अपने पास कैसे रखना है। ठीक है, उनकी लाइफ अपने आप सेट हो जाएगी। जो तुम सब लोगों की टेंशन है ना, बच्चे 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 बच्चे, हाई क्या होगा, हाई क्या होगा, सारा बुखार उतर जाएगा सबका। तो बच्चे सब सही चल रहे हैं, उनकी चिंता छोड़ दो। चलिए और बताइए, और किसी का कुछ? हेल्थ का सबका चैप्टर बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी। चलो, जो छोटे बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया ना, हमेशा उसको याद रखना कि जो बच्चे प्यारे हैं उन्हें प्यार दो। ठीक है, जो बच्चे गुस्सैल हैं उसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, थोड़ा बहुत बस प्यार दे दो, मान जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए बहुत अच्छा है। अब हमारा, चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर थैंक यू। Thank you so much. Thank you. थैंक यू मीनू। गुड नाइट। Thank you. Thank you. everyone. गुड नाइट एवरीवन। Good night. बाय। आपकी गुड नाइट नहीं है ना? कोई बात नहीं, आपके साथ गुड नाइट कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। ओके, मैं कहा आपके साथ गुड मॉर्निंग, आपके साथ गुड नाइट। बहुत बढ़िया। ये सब लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहो, कल फिर एक नया चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना बात नहीं बनने वाली है हमारी। कल मिलते हैं फिर पहले ये बच्चे सुधर जाएं, फिर बाद में दूसरे बच्चों को सुधारेंगे। हाँ, ये वाला सेशन पूरा हो जाएगा इफ यू ऑल से, तब बच्चों को भी एक दिन कनेक्ट नहीं, करेंगे। वही मैं कह रही, पहले बड़े बच्चे सुधर बड़े जाएं, बच्चे फिर छोटे सुधर वही ज्यादा जरूरी है, वही ज्यादा जरूरी है। हाँ। चलिए थैंक यू सो हमारे मच। बच्चे तो इसी में खुश है कि हमारी मम्मी सुधर रही है। सही बात है। मैं तो कहती हूँ मुझे बच्चों की दुआएं बहुत मिलने वाली है। बिल्कुल। चलिए बहुत ओके जी, बाय, गुड नाइट। बाय। बाय बाय, गुड नाइट।